हेलो एवरीवन, अगर आप भी रेलवे के किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं या फिर एनटीपीसी 2026 का पेपर देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 20 सवाल का, और जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ना, जो अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछे गए हैं, वहां का आपका पूरा का पूरा निचोड़ मैं आपको दे रहा हूँ। शॉर्ट ट्रिक के साथ मैं बताने वाला हूँ। बिल्कुल बेधड़क आप वीडियो को एंड तक देख लेना, बहुत फायदा होने वाला है आपको एग्जाम हॉल में। आइए पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बड़े ध्यान से समझिएगा एक एक पॉइंट को, ठीक है। सवाल कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से हॉस्टल से अस्पताल पहुंचता है और इसमें से 4 मिनट की देरी हुई, यदि वह बाइक पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता तब वह 4 मिनट जल्दी पहुंच जाता। हॉस्टल से अस्पताल की दूरी ज्ञात कीजिए। ऐसा सवाल आपने कई एग्जाम में रिपीट होते हुए देखा होगा। अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा गया है। अब यहाँ देखिए, डिस्टेंस निकालने के लिए आपको सीधा एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, और यहाँ से स्पीड 1 माइनस स्पीड 2 करना है, और यहाँ से क्या करना है, इसका मोड लगा लेना, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रखना है, और चेंज इन टाइम आपको यहाँ पे रखना है, ठीक है। अब चेंज इन टाइम निकालने में बच्चों को दिक्कत होता है, बड़े ध्यान से एक बार आप समझ लीजिए चेंज इन टाइम कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ पे पहले 4 मिनट का देरी हुआ था, तो आप इस 4 मिनट के देरी को यहाँ पे लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ पे 4 मिनट पहले पहुंच जा रहा था, तो टाइम से 4 मिनट पहले पहुंच गया। ये टोटल जो गैपिंग होगा ना, वो पूरा का पूरा टाइम आपको लेना पड़ेगा। 4 कितना हो जाएगा, 8 मिनट हो जाएगा। बट हमेशा टाइम आपको यहाँ पे रखना है आवर में। किसमें, आवर में, यानी 60 से इसमें भाग दे देंगे, 8/60 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, एक स्पीड आपका 15 था, दूसरा स्पीड आपका 20 था। यहाँ से जैसे डिफरेंस निकालेंगे तो 5 हो जाएगा, गुना कितना हो जाएगा, 8/60, ठीक है। अब इसको आप काट लीजिए, 5 से काटेंगे 4 बार में, 15 से काटेंगे 4 बार में, ये 4 बार में कट जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा 8 किलोमीटर, ठीक है। 8 किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना, ठीक है। दोस्तों में एक बार शेयर भी कर देना। आइए अगला सवाल देखिए। ये सवाल आपके सामने, एक व्यक्ति साइकिल चलाकर हॉस्टल से कॉलेज तक 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है। देखिए सेम टाइप का सवाल है, ये सवाल आपको खुद ही करना है। ये सवाल आपके लिए होमवर्क में रहेगा। अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को एक बार बैक कर लेना, और उस सवाल को देख के फिर इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब आपको देखना है, ठीक है। चलिए ईमानदारी से दीजिएगा जवाब। अगर आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं ना, तो ईमानदारी से आपको जवाब भी देना चाहिए। जब तक आप रिटर्न प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, सिर्फ वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यदि आप किसी वस्तु को 513 रुपए में बेचते हैं, तब उस पर होने वाली हानि उसी वस्तु को 993 रुपए में बेचने पर होने वाले लाभ का 60% होगी। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इस टाइप का सवाल काफी ज्यादा रिपीट होता है, और बनाने का जो तरीका है ना, बहुत बेहतरीन तरीका है। यहाँ पे आपको लिखना है सीपी, और जहाँ आप देखिए लाभ वाला है ना, लाभ वाला कितना है, 993 रुपया में बेचने पे लाभ होता है, और 513 पे बेचने पे क्या हो रहा था, हानि हो रहा था, ठीक है, हानि हो रहा था। अब कितना है, लाभ का 60% हानि है। अगर बड़े ध्यान से समझिएगा, अगर यहाँ पे 100 का प्रॉफिट हो रहा है, 100 का प्रॉफिट हो रहा है, तो लॉस कितने होगा, उसका 60%, यानी 60 का लॉस होगा, ठीक है, 60 का लॉस होगा। अब यहाँ से आप इसको रेशियो में चेंज कर लीजिए, 20 या 60, 20 100, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, देखिए सीपी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक देखिए कितना का गैपिंग बनेगा, जल्दी बताइए। 513 से पहले 0 पे पहुंचेंगे, 0 से फिर यहाँ, मतलब दोनों को क्या करना पड़ेगा, जल्दी से बताइए। दोनों के बीच का अगर गैपिंग निकालना हो तो यहाँ से डिफरेंस निकाल लेंगे। 3 में 3 जाएगा, 0 हो जाएगा, 9 में 1 जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 में फिर 5 जाएगा, 4, 480। ये किसका वैल्यू हो जाएगा आपको, सर 3 यूनिट यहाँ से यहाँ तक था, और यहाँ से यहाँ तक 5 यूनिट है, तो 5 3 8 का वैल्यू है। एक का वैल्यू कितना आ जाएगा आपको, सर 60 आ जाएगा एक का वैल्यू। अब आपको सीपी चाहिए था ना, तो यहाँ से 3 यूनिट निकाल के इसमें जोड़ दीजिए, यहाँ पहुंच जाइएगा, ठीक है। तो 513 और प्लस 60 गुना 3 करेंगे तो 180 आ जाएगा। यहाँ से जोड़ लीजिए, 3 8 1 9 5 1 6, कितना हो जाएगा, 693। ऑप्शन नंबर का है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, बहुत अच्छा कंटेंट है, बेहतरीन कंटेंट है, बिल्कुल निचोड़ में आपको दे रहा हूँ। काफी ज्यादा रिपीट होता है ये सारा क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखिए। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को 2500 रुपए में बेचने पर समान वस्तु को 1234 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि से 11% अधिक लाभ होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम कॉन्सेप्ट पे सेम तरीके से आपको बनाना है, तो आपके लिए रहेगा ये होमवर्क। फिर से वही चीज, क्वेश्चन नंबर 4 लिखना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। 142 का फैक्टोरियल दिया हुआ है, उसमें पूछ रहा है अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात करें। आरपीएफ एसआई 2019 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखिए 142 लिखिए सबसे पहले, और अनुगामी शून्यों का संख्या जब भी आपको निकालना होगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ 5 से भाग देते हुए चलना है, और जितना भी भागफल आएगा उसको लिखते हुए चलेंगे। 5 से भाग देंगे, 5 दूना 10, 4 और 2 बचेगा, 5 8 40। शेष पर से कोई मतलब नहीं, 28 बार में जहां तक कट रहा है काट देंगे। फिर देखिए इस 28 में अभी भी भाग लग सकता है 5 से, तो 28 में लगाते चलेंगे। 5 से भाग लगाएंगे, कितने बार में लगेगा, 5 से 25। फिर मैं कह रहा हूँ शेष पर से कोई मतलब नहीं, सिर्फ आपको भागफल देखना है। अब इस भागफल में अभी भी 5 से भाग लग सकता है, तो 5 से एक बार और लगाएंगे, कितना आ जाएगा, 1।
अब सारे भागफल को आपको क्या करना है, जोड़ लेना। 28, 5, 33, 1, 34, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33, 1, 34 ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि 64 के फैक्टोरियल में शून्यों का संख्या कितना होगा, अनुगामी शून्यों का संख्या कितना होगा 64 के फैक्टोरियल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का जो होमवर्क आपका है 64 का फैक्टोरियल। ठीक है, जल्दी से बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पे देखिए 375 का फैक्टोरियल में अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात करिए। कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया 375 है, 375 में क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे। 5 7 35, 2 5 5 75, 25। ठीक है, 75 आ गया यहाँ पे। 75 में अभी भी भाग लगेगा 5 से, तो भाग लगाएंगे। कितने बार में कटेगा, 15 बार में। फिर 15 में भी अभी लग सकता है भाग 5 से, कितने बार में लगेगा, 3 बार में। अब इसमें नहीं लग सकता भाग, नहीं लग सकता तो नहीं लगाएंगे, सबको जोड़ लेंगे। 75, 5, 80, 10, 90 और 3, 93। कितना हो जाएगा, 93। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। स्टेशन मास्टर निर्णय करता है कि आयताकार डिजिटल बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 2% बढ़ा दी जाए और 8% घटा दी जाए। देखिए लेंथ को क्या कर रहा है, 2% बढ़ा देता है, और ब्रेथ को क्या करता है, चौड़ाई को 8% घटा देता है। अब आपसे पूछ रहे हैं क्षेत्रफल में हुआ कुल परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ऐसा सवाल रेलवे में, एसएससी में बहुत ज्यादा रिपीट होता है, बीपीएससी में भी। ठीक है, अब ऐसे सवाल को हम लोग कैसे लगाते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा, कई बार बताया है, a + b + a × b / 100। ये सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है और यही फॉर्मूला लगा के हम लोग इसको बनाते हैं। देखिए एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है, जब बढ़ेगा तो वहां पे प्लस में लेना है, जब घट रहा होगा आपको माइनस में रखना है। ठीक है, प्रॉफिट होगा तो प्लस में लेना है, लॉस होगा तो माइनस में लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कह रहा था लंबाई 2% बढ़ा रहे हैं, लंबाई 2% बढ़ाएंगे तो +2 हो जाएगा, और चौड़ाई घटा रहे हैं तो -8 हो जाएगा। फिर माइनस प्लस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 2 × 8 / 100। अब यहाँ से कितना बचेगा, -6 -8 दूना 16 / 100, -6 -0.16, टोटल कितना हो जाएगा, -6.16। आपका माइनस का मतलब क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, तो 6.16% का कमी हो रहा है। कहाँ पे है, 6.16% कमी। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है स्टेशन मास्टर ने एक आयताकार डिजिटल बोर्ड की लंबाई 3% बढ़ाने और चौड़ाई 3% घटाने का निर्णय लिया। तो फिर से वही पूछ रहा, क्षेत्रफल में होने वाला कुल परिवर्तन ज्ञात कीजिए। आपके लिए रहेगा होमवर्क। ठीक है, जितना भी होमवर्क मैं दे रहा हूँ आपको ईमानदारी के साथ इसको करना है और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में फेंक कर मारना है। अगर आप नहीं मार रहे हो फेंक कर, तो इसका मतलब आप तैयारी अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी पढ़िए। अब ये सवाल बहुत बेहतरीन सवाल है, इसका आंसर आप चाहो तो 2 सेकंड में टिक कर सकते हो। 1% का लॉस होगा, कैसे करते हैं, बट मैं पहले आपको बेसिक तरीका बताऊंगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। कह रहा है 891 रुपया पर बेचा जाता है 2 वस्तु को। देखिए 891 में इसको भी बेचा, 891 में भी इसको भी बेचा। टोटल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, टोटल सेलिंग प्राइस कितना मिलेगा, जल्दी से बताइए। 2 कम 2, 2 नंबर 18 का 8, बाकी 1, 2 16, 17, यानी 1782 रुपया टोटल सेलिंग प्राइस हो गया। अब लास्ट में आपसे पूछा है कि कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आपको सीपी भी तो पता होना चाहिए ना, सीपी जब तक आप नहीं निकालेंगे तो कैसे पता करेंगे। तो दोनों का अलग अलग सीपी हम लोग निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए किसी वस्तु पर उसे 10% का लाभ होता है और दूसरे पे 10% का हानि होता है। अगर इस पे 10% का लाभ हुआ होगा, ठीक है, 10% का अगर लाभ हुआ होगा तो इसका मतलब ये 110 का वैल्यू है। यहाँ से सीपी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 से गुना कर लेंगे। अगर इसको 10% का इसका यहाँ पे इसको लॉस हुआ होगा तो इसका मतलब ये 90 का वैल्यू है और यहाँ पे 100 से गुना कर लेंगे। अब इसको काट लीजिए फटाफट, 0 0 काट देंगे, 11 से काटेंगे, 11 88 एक बार में 81, यानी 810 आ गया सीपी इसका। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको काटेंगे, 9 से काट लीजिए, 9 9 81, 9 9 81, कितना आ जाएगा, 990 रुपया इसका सीपी आ गया। टोटल सीपी कितना होगा, जोड़ दीजिए दोनों को, 0 9 1 10 का 0, बाकी 1 9 1 10 18, कितना होगा 1800। देखिए क्रय मूल्य आपका 1800 और आपने बेचा 1782 रुपये में, आपको लॉस हो गया ना जी। लॉस कितने का हुआ, जल्दी बताइए, 82 8 90 10 यानी 18 का लॉस हो गया। कितने पे, 1800 पे लॉस हुआ है। प्रतिशत में बदलने के लिए इसको 100 से गुना करेंगे, 0 0 खत्म, 18 से काटेंगे, 1% आपका क्या हो जाएगा, लॉस हो गया। 1% का आपको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट इतना चीज आपका एग्जाम हॉल में नहीं करना है बच्चों। यहाँ पे डाटा सेम है, देखिए दोनों का सेलिंग प्राइस समान था और यहाँ पे ये भी समान है। मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे भी समान है तो क्या करेंगे, देखिए एक सवाल मैंने आपको ये बताया था ना भी 3% वाला, यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए दोनों डाटा यहाँ सेम है ना, 3% बढ़ा भी रहा है, 3% घटा भी रहा है। ऐसे केस में आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं x² बटे का 100%। और इस केस में हमेशा क्या होता है, लॉस होता है। क्या होता है, हमेशा कमी होता है। x² करेंगे कितना हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, बटे का 100 यानी 0.09% का कमी आ जाएगा। कहाँ है 0.09% कमी, ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सवाल को आपको इसी प्रकार से लगाना है, जब डाटा सेम रहे और एक बार बढ़ाया जाए एक बार घटाया जाए, उस केस में हमेशा लॉस होता है। और कितना लॉस होता है, तो इतना इतना लॉस होता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब सेम चीज यहाँ भी है, देखिए 10% का लाभ हुआ एक पे और 10% का हानि हुआ, तो क्या होगा, तो ऑल ओवर क्या हो जाएगा, ऑल ओवर आपका क्या होगा, लॉस होगा। ऑल ओवर आपको पता है कि लॉस हो जाएगा, कितना होगा, एक्स स्क्वायर बटे का 100, यानी 10 का स्क्वायर करेंगे 100 बटे का 100, यानी 1% का आपको क्या हो रहा है, 1% का लॉस हो रहा है। ठीक है, 1% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी पढ़िए एक बार आप। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 1100 रुपया है। एक पुस्तक विक्रेता इस पर 10% का छूट देता है। यदि वह अब भी 20% लाभ अर्जित करता है तो पुस्तक का लागत मूल्य क्या है। देखिए, एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला नहीं है, एक रिलेशन है, सीपी बटा एमपी, यानी सीपी और एमपी का रिलेशन होता है 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस। अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस लेंगे, लॉस होगा तो माइनस में ले लेंगे। ठीक है, सीपी कितना दिया हुआ है, सीपी नहीं दिया है, सीपी ही आपको निकालना है। मार्क प्राइस दिया हुआ है 1100, मार्क प्राइस 1100 है। डिस्काउंट 10 का था तो यहाँ पे 90 बचेगा। प्रॉफिट कितने का था, 20 का, तो यानी नीचे कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। आप इसको यहाँ से काट सकते हैं, 15 छक्की 90, 15 अठी 20 से। अब यहाँ से देखिए सीपी बराबर क्या हो जाएगा, सीपी बराबर हो जाएगा 1100 गुना 6 बटे का 8। 8 से ये कटेगा क्या, 2 से काट लीजिए, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 4 से तो कट ही जाएगा, 4 दूना 8, 3 0, 4 7 28, 4 पंचे 20। अब इसको गुना कर लीजिए, 3 5 15 का 5, बाकी 1, 3 7 21, 1 22 का 2, बाकी 2, 3 2 6 2 8, 825 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, 2 वर्षों के लिए समान दर पर निवेश की गई समान राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की राशियों का अंतर 32 रुपए है। देखिए, डिफरेंस वाला सवाल काफी ज्यादा पूछा जाता है। डिफरेंस वाला 2 साल का कभी पूछेगा आपसे, कभी 3 साल का पूछेगा, कभी 4 साल का पूछेगा। मैक्सिमम आपका 2 और 3 का ही पूछा जाता है, 4 का रेयर केस में पूछा जाता है, क्योंकि ज्यादा टफ हो जाता है वो चीज। ठीक है, अब यहाँ पे रेट दिया हुआ है आपका 4%। अब मुझे एक बात बताइए, अगर साधारण ब्याज आपको निकालना हो तो सिंपल इंटरेस्ट कितना परसेंट हो जाएगा, 4% के हिसाब से 2 साल में, तो यानी आपको सर 8% हो जाएगा। अच्छा, सीआई कितना हो जाएगा, सीआई आपका कितना प्रतिशत हो जाएगा, आप कहोगे सर 4 प्लस 4 गुना का 4 बटे का 100। देखिए, ये सारा चीज मेंटली करने के लायक है, मैं आपको बस लिख के समझा रहा हूँ। 4 8 हो जाएगा, 4 चौके 16, यानी 8.16% आ जाएगा। बाबू, दोनों का डिफरेंस कितना है, आपको सर 0.16% डिफरेंस है। बस सवाल में दिया हुआ है 32, कितना दिया हुआ है 32। कितना गुना है इसका, जल्दी से बताइए। ये आपका 200 गुना है। कितना गुना है, 200 गुना, क्योंकि यहाँ से देखिए दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा, 100 इधर चले जाएगा गुना में, यहाँ से 2 गुना 100 करेंगे तो 100, यानी 1 का वैल्यू कितना आ गया, 1% का वैल्यू आपका आ गया 200। आपको क्या चाहिए था, सीपी चाहिए था, क्या चाहिए था, सीपी। यहाँ पे बड़े ध्यान से, निवेशित राशि सीपी चाहिए था, यानी 100% का वैल्यू चाहिए था। 200 गुना 100 कर लीजिए, आपका कितना आ जाएगा, 20,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब इसको आप दूसरे तरीके से भी लगा सकते थे, बड़े ध्यान से समझिएगा, इतना चीज नहीं करना था यहाँ पे। जब भी 2 साल का डिफरेंस रहे ना, 2 साल का डिफरेंस कैसे निकालते हैं, देखिए 2 साल का डिफरेंस आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। जो भी रेट दिया हुआ है उसका आपको करना है स्क्वायर बटे का 100। कितना हो जाएगा, ये 16 बटे का 100, कितना आ गया 0.16%। यही आपका डिफरेंस होता है 2 साल का। क्लियर है, 2 साल का डिफरेंस कितना होता है, 0.16%। इसी का वैल्यू आपको दिया हुआ था 32, यहाँ से आप सॉल्व कर लेते, 100% का आपको वैल्यू निकाल लेना था। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए 3 साल का अगर डिफरेंस आपको दिया रहे, 3 साल का आपको डिफरेंस निकालना, तो कैसे निकालेंगे। देखिए, जब भी रेट आपका 1/x के फॉर्मेट में आ जाए, जैसे देखिए 10% है ना, इसको लिखेंगे कैसे लिखेंगे, 1/10। 20% को कैसे लिखेंगे, 1/5, ऐसे लिखेंगे। तो 1/x के फॉर्मेट में आ रहा है ना, 1/x के फॉर्मेट में जब भी आ जाए तो यहाँ से डिफरेंस आप क्या करोगे, डिफरेंस बराबर होता है 3x + 1। कितना होता है, 3x + 1 होता है। और यहाँ से प्रिंसिपल अगर निकालना हो तो कितना होता है, प्रिंसिपल आपका x का क्यूब हो जाता है। कितना होता है, x का क्यूब हो जाता है। क्लियर है ये बात। चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, समान राशि पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की राशियों का अंतर 68 है। यदि ब्याज का दर 4% है तो निवेशित राशि की गणना कीजिए। होमवर्क रहेगा, सेम टाइप का आपका ये सवाल है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। किसी भी चक्रवृद्धि ब्याज दर पर यह 3 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, कितने वर्षों में यह अपने से 128 गुना हो जाएगा। मेरा तरीका अगर आप अपनाओगे तो इसे 2 सेकंड में आप लगा सकते हो। इसमें भाग 3 से नहीं लगेगा, इसमें भी नहीं लगेगा, इसमें भी नहीं लगेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे बड़े ध्यान से समझिएगा। 3 वर्ष में जो है, 3 साल में कितना गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। अब आपसे पूछ रहा है कि 128 गुना कितने साल में हो जाएगा। ये देखिए, जो भी यहाँ पे आंसर आएगा वो 3 का मल्टीपल होगा। क्यों होगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। हम लोग इसको कैसे करते हैं कि आपको क्या करना है, 128 का सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 2 से काटेंगे 6 बार में, 4 बार में, 2 से काटेंगे 32 बार में, फिर 2 से काटेंगे 16 बार में, फिर 2 से काटेंगे 8 बार में, फिर 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में। अब बताइए 2 का पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 3 3 6 1 7, यानी 2 का पावर ये 7 है।
जो भी पावर आएगा ना उसी पावर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होता है। 3 गुना 7 यानी 21 वर्ष आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 21 साल आपका राइट आंसर हो जाएगा। बट आपको क्या करना है, ऑप्शन पे एक बार नजर दौड़ाना है। जो भी यहाँ पे ईयर दिया रहेगा ना, जितने साल में 2 गुना 3 गुना हो रहा होगा, जो भी हो रहा होगा, वो जो आपको ईयर दिया हुआ है उससे आपको कटने वाला संख्या देख लेना, उसी का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेना, 3 से किस में भाग लगने वाला है। अगर एक ऑप्शन होगा तो वही उसका राइट आंसर हो जाएगा, अगर 2 होगा तो आप इस प्रकार से बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। एक बॉक्स में 3 अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्कों का संख्या सिक्कों के अनुपात में है, सिक्कों की संख्या इतना के अनुपात में है। पुराने सिक्कों के मूल्य क्रम से 1, 5 और 10 के हैं। यदि बॉक्स में रखे सिक्कों की कुल कीमत 936 रुपए है तो 5 के पुराने सिक्कों की संख्या बताइए। देखिए, सिक्के वाले सवाल काफी ज्यादा रिपीट होते हैं और मैंने आपको बताया, बहुत आसान तरीका बताया। आपको क्या करना है, जो भी नोट या सिक्का आपके पास है ना, सबसे पहले वो लिख लीजिए कौन कौन सा है। 1 का है, 5 का है और 10 का है। किस अनुपात में है? 7 और 6 और 8 के अनुपात में। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, अगर 1 रुपए का सिक्का 7 आपके पास है तो टोटल कितना रुपया हो जाएगा? 7। उसी प्रकार से 5 का अगर 6 सिक्का है तो कितना हो जाएगा? 6 पंजे 30। उसी प्रकार से ये कितना हो जाएगा? 10 8 80। आपके पास टोटल कितना रुपया हो जाएगा? आप कहोगे सर 117 रुपया हो जाएगा, बट सवाल कह रहा है कि 117 नहीं, आपके पास 936 है। कितना है? 936 है। देखिए ये गुना 8 है, 8 गुना है कि नहीं है? 8 है कम 800, 17 36 136, यानी 8 गुना है। कुल मिला के बात ये बना, अगर ये 7 6 8 के ही नंबर में रहता तो मेरे पास 117 रुपया ही होता। 936 बन रहा है तो इसका मतलब ये ज्यादा होगा। ये तो अनुपात में है ना, ये ज्यादा होगा रियल में। तो रियल में कितना ज्यादा होगा? अगर ये 8 गुना है तो ये भी 8 गुना ज्यादा होगा। आपको कौन सा सिक्का चाहिए था? 5 का सिक्का। 5 का कितना था? 6। तो रियल में ये कितना होगा? 6 गुना 8। 6 गुना 8 कितना हो जाएगा? 48। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर 1 वाला पूछता तो 7 8 56 हो जाता। अगर ये 10 वाला पूछता तो कितना हो जाता? 8 8 64 हो जाता। क्लियर हुआ ये बात? बहुत अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बेहतरीन कंटेंट आपको यहाँ पे मिलने वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है 49 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का, यानी मिल्क है और वाटर है, इसका अनुपात कितना है? 3:4 है। कितना लीटर में? 49 लीटर में। अब मुझे बताइए, 49 लीटर यानी 4 3 7 का वैल्यू है। ये 7 का वैल्यू है तो काटेंगे तो 1 का वैल्यू पता चल गया 7 लीटर। 1 का वैल्यू कितना चल गया? 7 लीटर। अब देखिए आगे, मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए ताकि दूध और पानी का अनुपात 3:5 हो जाए। कह रहा है अब कितना मिलाएंगे इसमें? पानी, सिर्फ पानी मिलाना है आपको, पानी मिलाना है। कितना मिलाएंगे जो है? 3:5 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए एक चीज बहुत बढ़िया हो गया, मिल्क पहले भी 3 था, अभी भी 3 है। अगर यहाँ पे अलग अलग आ जाता तो सबसे पहले आपको मिल्क वाले को बराबर करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मिल्क को तो हम लोग छेड़ नहीं रहे। मिल्क जितना पहले था उतना अभी भी है, तो उसका यूनिट भी बराबर होना चाहिए। पहले 3 था, अभी भी 3 है, ये बराबर है। अब देखिए ये बढ़ गया ना, 1 बढ़ गया। क्यों बढ़ा? क्योंकि आपसे कह रहा था कि वाटर इसमें मिलाना है। कितना यूनिट मिलाए हैं? कितना यूनिट बढ़ा है? 1 यूनिट बढ़ा है। 1 यूनिट बढ़ाने के लिए कितना मिलाना पड़ेगा आपको? आपको पता है कि 1 यूनिट का वैल्यू 7 लीटर है, तो 7 लीटर आपको ऐड करना पड़ेगा इसमें। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि मैरिलिन सामान्य चाल के 9/10 से चलता है, 10 और सामान्य, ये क्या लिखा, चलता है, सामान्य समय से 15 मिनट अधिक लेता है, लिया गया सामान्य समय ज्ञात कीजिए। अब देखिए सवाल ये कहना चाह रहा है कि अगर मैरिलिन सामान्य चाल के 9/10 से चलता है तो उसको 15 मिनट का देरी हो जाता है, यानी 15 मिनट अधिक लग जाता है। अगर वो सामान्य समय चाल से चलता तो उसको सामान्य समय कितना लगता है, ये आपसे पूछना चाह रहा है सवाल। ठीक है, अब मैंने आपको कई बार बता रखा है कि अगर डिस्टेंस आपका कांस्टेंट हो, डिस्टेंस आपका समान हो, उस केस में स्पीड का रेशियो जो होता है वो टाइम के रेशियो के अपोजिट होता है, या आप कह सकते हैं कि टाइम का रेशियो और स्पीड का रेशियो अपोजिट होता है एक दूसरे का। स्पीड कितना है? वो पहले 10 से चल रहा था, अब 9 से चलने लगा, 10:9 हो गया, तो टाइम का अनुपात कितना हो जाएगा? 9:10 हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए, टाइम पहले 9 लग रहा था, अब 10 लगने लगा, कितना ज्यादा लगने लगा? 1 यूनिट ज्यादा लगने लगा। लेकिन सवाल कह रहा था कि 15 मिनट अधिक हो जाता है, यानी 1 का वैल्यू आपको पता चल गया 15। आपसे पूछा था सामान्य समय क्या होगा, तो सामान्य चाल से जब चलेगा तो उसको 9 यूनिट लगता, तो 9 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 15 गुना 9, 15 9 135 मिनट। 135 मिनट, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल हमेशा निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य होगा। देखिए ऐसे सवाल में आपको क्या करना होता है ना, आप ज्यादा कुछ मत सोचिए, सबसे जो छोटा नंबर है ना उसका आप एग्जाम्पल लेके आप चेक कर सकते हैं। 4 क्रमागत संख्या कौन कौन सा हो सकता है? 1 + 2 + 3 + 4, इसको जोड़ लें। अच्छा गुणनफल है ना, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, सबसे जो छोटा था उसी को हमने ले लिया। गुना कर लेंगे, 2 × 2 = 2, 2 × 6 = 24, कितना आ जाएगा? 24। अब बताइए 24 में किससे भाग लगेगा?
48 से नहीं लगेगा, 22 से नहीं लगेगा, 10 से नहीं लगेगा, 24 से भाग लगेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप और भी कोई लेके देख सकते हैं। देखिए 2 गुना 3 गुना, आप कहोगे सर एक नहीं लेंगे, 2 गुना 3 गुना 4 लेंगे, 5 लेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 तिया 6 के 24, 24 तो है ही है, 24 से भाग लग ही जाएगा, बट इसमें 10 से भी भाग लगेगा। अब आपसे ये पूछ रहा था ना कि हमेशा विभाज्य होगा, तो हमेशा विभाज्य होने का मतलब यहाँ पे तो 10 से विभाज्य हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब 10 आंसर नहीं हो सकता, 24 हो जाएगा। अब कोई बंदा कहेगा सर 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 लेंगे हम, इसमें भाग लगाइए। अरे 6 के 24 यहाँ भी तो आ ही रहा है, 24 से तो विभाज्य हो ही जाएगा। ठीक है, आगे कोई भी संख्या आप लीजिएगा, मान लीजिए कोई कहेगा 10 गुना 11 गुना 12 गुना 13 लेंगे सर हम, तो यहाँ भी तो 24 आ रहा है, 12 और इसको लिखेंगे 2 गुना 5, 12 गुना 24 आ गया, 24 से ये भी विभाज्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे केस में हमेशा आपको सबसे जो छोटा संख्या होगा उसका एग्जाम्पल लेके आपको चेक कर लेना है। अगला देखिए, कक्षा में उपस्थित छात्रों में 378 मोबाइलों को एक समान रूप से कितनी प्रकार से बांटा जा सकता है। सवाल देखने में बहुत आसान लग रहा है आपको, लेकिन कई बच्चों को तो समझ में भी नहीं आता ये सवाल। सवाल ये नहीं कह रहा है कि 378 मोबाइलों को बांटने के बाद बच्चों को कितना मिलेगा। आपसे सवाल ये पूछ रहा है 378 मोबाइल को जब हम बांटेंगे समान रूप से तो कितने प्रकार से बांटा जा सकता है। कुल मिला के इस सवाल में आपको क्या करना है, 378 का जो है फैक्टर निकालना है आपको, कितना फैक्टर इसका हो सकता है। ठीक है, कितना गुणनखंड है वो संख्या आपको निकालना है। कई बार डायरेक्ट आपको सवाल मिल जाएगा कि 378 का जितना भी गुणनखंड है बताइए, गुणनखंडों की संख्या बताइए। कैसे आप निकालते हैं, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, 378 का आपको करना है फैक्टर। 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 अठा 16, 2 नंबर 18, कितना आ गया 189। 3 से भाग दीजिए, 3 छाके 18, 3 तिया 9, फिर 3 से भाग देंगे 21 बार में, फिर 3 से भाग देंगे 7 बार में। अच्छा इसको अच्छा 3 है ना, यहाँ पे 2 क्यों लिख रहे भाई, 3 से। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, आपको सर 2 का पावर 1 गुना 3 का पावर 3 गुना 7 का पावर 1 लिख सकते हैं। जब नंबर ऑफ फैक्टर आपको निकालना हो, नंबर ऑफ फैक्टर आपको निकालना हो, गुणनखंडों की संख्या निकालना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, इस पावर में 1 ऐड करते हुए चलते हैं और सबको गुना कर लेते हैं। यानी ये कितना हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, ये फिर कितना हो जाएगा 3 1 4 हो जाएगा, फिर ये 1 1 2 हो जाएगा। कुल मिला के 4 दूना 8 दूना 16 इसका फैक्टर होगा। इसका मतलब इसको 16 तरीके से हम लोग बांट सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, किसी को कोई दिक्कत है इस सवाल में जल्दी से बताइए। अगला सवाल आप देखिए। अच्छा चलिए, एक होमवर्क दे रहा हूँ आपको, होमवर्क दे रहा हूँ आपको क्या करना है, 378 मोबाइल था ना, आपको यहाँ पे करना है 100 यहाँ पे 132 मोबाइल को बांटना है। आपको जल्दी से बताइए 132 का कितना गुणनखंड हो सकता है, कितना फैक्टर होगा, जल्दी से आपको बताना है 132 का फैक्टर। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि 34 51 पे पावर 51 गुना 531 पे पावर 43 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। ऐसा सवाल भी काफी ज्यादा पूछा जाता है, यूनिट डिजिट से संबंधित ये सवाल है। देखिए अब आपको ये चीज पता होगा कि एक यहाँ पे लास्ट में है, तो एक का आप कितना भी पावर कर लीजिए कोई मतलब नहीं, उसका इकाई अंक एक ही आएगा। दूसरा क्या है, इसमें भी एक ही है, एक पे पावर 43 कीजिएगा तो फिर से यहाँ एक ही आएगा। दोनों को गुना करने के बाद लास्ट में भी एक आने वाला। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। कह रहा है एक टंकी को 5 पाइप 80 मिनट में भर सकता है। भाई अगर 5 पाइप 80 मिनट में भर सकता है तो 5 गुना 80 करेंगे तो यहाँ से टोटल वर्क डन मिल जाएगा। ठीक है, समान विमाओं के 8 पाइपों से टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अब यही काम 8 पाइप से करवाना है तो कितना लगेगा, जल्दी से बताइए। 10 5 50 मिनट, कितना लगेगा 50 मिनट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये था लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, ये था आपका आखिरी क्वेश्चन। टॉप 20 क्वेश्चन हमने अभी करा और काफी ज्यादा रिपीट होता है ये सवाल। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो एक बार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बहुत बेहतरीन कंटेंट आगे आने वाला है। और दोस्तों में एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।